बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मार्केट एनालिसिस विद अमित दमीजा के इस स्पेशल वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट कैसे लगे। सारे रिटेल इन्वेस्टर्स की यही एक प्रॉब्लम है कि आईपीओ तो आते हैं, अच्छे अच्छे आईपीओ आते हैं, बड़े बड़े प्रीमियम्स में लिस्ट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो अलॉटमेंट हमें नहीं मिलती, वो अलॉटमेंट किसी और को मिल जाती है। कहां हम गलती कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं, क्या डूज है क्या डोंट्स है, जिनको ध्यान में रख के हम आईपीओ में ये इंश्योर करें कि हमारी अलॉटमेंट भी लग जाए और हमें भी मुनाफा होता हुआ दिखाई दे। आईपीओ एक ऐसा सेफ तरीका है बाजार से पैसा कमाने का। अगर आप अच्छे आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं और आपकी अलॉटमेंट लग जाती है तो वहां पे प्रॉफिट होने का चांस बड़ा क्लियर कट होता है। बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपका अलॉटमेंट अगर आ गया तो उसमें आपकी प्रॉफिट निकलता हुआ दिखाई दे, लिस्टिंग गेन्स आपको मिलते हुए दिखाई दे। लेकिन अलॉटमेंट मिलेगी तभी तो लिस्टिंग गेन्स आएंगे। प्रॉब्लम यही तो है कि लिस्टिंग होती है लेकिन अलॉटमेंट नहीं होती। बजाज फाइनेंस का भी आईपीओ आया, बहुत सारे लोगों का आईपीओ लगा, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों का आईपीओ नहीं लगा। इसी तरीके से और भी आईपीओ आते हैं, लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम ये होती है, आईपीओ आया, लिस्टिंग बंपर हुई, लेकिन अलॉटमेंट नहीं आई। जिसकी आई उसकी आई, लेकिन बहुत सारे उनसे बहुत सारे ज्यादा लोगों की अलॉटमेंट जो है वो नहीं आई। अब क्या किया जाए, ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि रिटेलर्स कई बार फ्रस्ट्रेट होकर के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना ही बंद कर देते हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्या कोई डेटा ऐसा है, क्या कोई गाइडेंस टूल्स ऐसे हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो इन सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख करके जिसको हम यूज करें और जिसकी हेल्प से हम ये इंश्योर करें कि हमारी ज्यादा से ज्यादा अच्छे आईपीओस के अंदर अलॉटमेंट आए और हमारे को अच्छा प्रॉफिट बड़े साफ सुथरे तरीके से होता हुआ दिखाई दे। अब इसकी क्या स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले शॉर्ट में आते हैं। शॉर्ट में पहले तो ये समझते हैं कि ताकि हर किसी को समझ में आ सके बात, आईपीओ होता क्या है। आईपीओ इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स मेड बाय द कंपनीज। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स का मतलब जब भी कोई कंपनी पहली बार, इनिशियल का मतलब हो गया पहली बार, स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टर से यानी निवेशकों से पैसा रेज करती है, उसको हम आईपीओ बोलते हैं। तो वो जब पहली बार पैसा रेज करती है तो उस टाइम पे आप अलॉटमेंट के लिए आप भी अप्लाई करते हो एज एन इन्वेस्टर कि भाई हमें अलॉटमेंट मिले। अब वहां पे प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, क्यों हमें अलॉटमेंट नहीं मिलती, पहले वो कारण समझना पड़ेगा, ताकि हम उस कारणों को जब समझेंगे तो उन पॉइंट्स को हम कवर कर पाएंगे जहां पे वो लूप होल्स हैं। अब क्यों अलॉटमेंट हमें नहीं मिलती, फॉर एग्जांपल बजाज हाउसिंग फाइनेंस के आईपीओ में हमें क्यों नहीं अलॉटमेंट मिली। तो होता क्या है कि जब भी एक आईपीओ आता है तो एक कोटा फिक्स कर दिया जाता है रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर्स को, क्योंकि सबसे ज्यादा जो एप्लीकेशन जो आम निवेशक करते हैं वो रिटेल कैटेगरी में करते हैं। वहां पे 2 लाख रुपीस तक की एप्लीकेशन जो है लगती है। इससे बड़ी जो एप्लीकेशन होती है वो स्मॉल एचएनआई और एचएनआई कैटेगरी में चली जाती है। तो हम अब जो सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस जो लगाते हैं छोटे निवेशक खास तौर से, वो लगाते हैं रिटेल कैटेगरी के अंदर। अब रिटेल कैटेगरी का एक कोटा फिक्स कर दिया गया कि भाई अगर 1000 करोड़ का आईपीओ है तो चलिए 250 करोड़ या 300 करोड़ का कोटा फिक्स कर दिया गया रिटेल निवेशकों के लिए। तो अगर एप्लीकेशन आ गई, अब देखिए उन्होंने तो, कंपनी ने तो बोल दिया 250 करोड़ की हम अलॉटमेंट जो है रिटेलर्स को करेंगे, लेकिन 250 करोड़ की जगह एप्लीकेशन आ गई 25,000 करोड़ की रिटेलर कैटेगरी के अंदर ही। तो क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि वो आईपीओ रिटेल कैटेगरी में 100 टाइम्स यानी 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया। अब 100 गुना ओवर सब्सक्राइब हो गया तो भाई इसको अब किस तरीके से टैकल किया जाएगा। अब ऑब्वियस है, इन 25,000 करोड़ की एप्लीकेशंस वालों को शेयर्स तो अलॉट होंगे सिर्फ 250 करोड़ रुपए के, 250 करोड़ के। तो यानी जितने बाकी के हैं एप्लीकेशन वो सारी रिजेक्ट हो जाएंगी, यानी 24,750 करोड़ की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, उनको अलॉटमेंट मिलेगा ही नहीं। अब यहां पे क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसको यूज करके एटलीस्ट हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा सके इस चीज की कि अलॉटमेंट हमें भी मिल जाए। तो उन्हीं चीजों को आज हम कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ स्ट्रेटेजी पॉइंट्स हैं जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारी अलॉटमेंट जो है ज्यादा से ज्यादा आईपीओ के अंदर लगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन भी जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्ट्रेटेजी का पॉइंट आपका मिस ना हो जाए। तो दोस्तों, आईपीओ लगाने की सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो होती है उसमें यह ध्यान रखना होता है कि आईपीओ अच्छा है कि नहीं, यह जानना बहुत जरूरी है।
तो आईपीओ अच्छा है या नहीं उसको जानने के लिए कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर जिसको इतनी ज्यादा मार्केट की नॉलेज नहीं है, आईपीओ आता है, जिस दिन आईपीओ आता है उस दिन तो पता लगता है कि चलो आज आईपीओ आया है, या कई बार तो तब पता लगता है बिल्कुल लास्ट डे आज आईपीओ का, कभी कभी हो जाता है बिल्कुल ट्रैक नहीं रख पाते, लेकिन थोड़ा लेट पता लगता है। तो किस तरीके से आईपीओ के बारे में पता रखें कि वो अच्छा है या नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हर एक अच्छे आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी है। ये क्यों जरूरी है? हर एक अच्छे आईपीओ में एप्लीकेशन लगानी इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए कोई, जब बुल मार्केट होती है आपको ही पता है कि बहुत ज्यादा आईपीओ आते हैं, तो एक एक महीने या दो दो महीने के अंदर 10-10 आईपीओ आ जाते हैं। तो ज्यादा अलॉटमेंट की अगर हमें अपने ऑड्स बढ़ाने हैं तो हर अच्छे आईपीओ के अंदर हमारी एप्लीकेशन लगनी चाहिए। ये नहीं कि हमने पहले आईपीओ में लगा दिया, उसके बाद 5वें आईपीओ में लगाया, उसके बाद 15वें आईपीओ में लगा रहे हैं, तो आपके अलॉटमेंट के जो ऑड्स है ऑटोमेटिकली कम हो रहे हैं। अगर आप हर अच्छे आईपीओ के अंदर एप्लीकेशन लगाते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीज इंश्योर हो जाएगी, चलो पहले में नहीं लगा दूसरे में लग जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, तीसरे में नहीं तो चौथे में। तो अगर आप हर अच्छे आईपीओ में, मैं बार बार यहां फोकस कर रहा हूं अच्छे आईपीओ में, जिसके बारे में अब अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि अच्छे आईपीओ को कैसे ट्रैक करना है, तो हर एक अच्छे आईपीओ में आपकी एप्लीकेशन लगना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे अलॉटमेंट के ऑड्स, भाई 10 आईपीओ में एप्लीकेशन लगाए तो कम से कम एक या दो के अंदर तो अलॉटमेंट आएगी। तो ये चीज हमें इंश्योर करनी है कि अच्छे आईपीओ में सब में हमारी एप्लीकेशन जरूर लगनी चाहिए। अब अच्छे की डेफिनेशन क्या है इसको समझते हैं। अच्छे आईपीओ दोस्तों जनरली वो होते हैं जिनकी बैलेंस शीट अच्छी होती है, प्रोस्पेक्ट्स आगे के अच्छे होते हैं, बिजनेस आगे ग्रोथ दिखाई दे रही होती है मार्केट को। अब ये सारी चीजें करने का टाइम क्या इन्वेस्टर के पास है? अगर टाइम मान लीजिए है भी, तो क्या उतनी नॉलेज है कि वो इन चीजों को समझ पाए कि ये आईपीओ अच्छा करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पे एक काम किया जा सकता है कि हम इस काम को किसी और को आउटसोर्स कर दें, और अगर ऑलरेडी कोई इस काम को पहले से कर रहा हो और बड़े प्रोफेशनल तरीके से कर रहा हो तो हमारी तो वैसे ही बल्ले बल्ले हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो सारी मेहनत हमें करनी थी, पूरे आईपीओ का एनालिसिस निकालना, उसको देखना समझना और फिर डिसाइड करना कि इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना। क्योंकि एंड रिजल्ट क्या है अच्छे आईपीओ से? मतलब यही है कि जो आज हमें जिस प्राइस पे दे रहा है आईपीओ अलॉटमेंट, तो वो बस प्रीमियम पे लिस्ट हो और डिसेंट प्रीमियम पे लिस्ट हो, ताकि हमारा अच्छा प्रॉफिट हो। तो ये चीज हमें कहां से पता लग सकती है कि कौन सा आईपीओ अच्छे प्रीमियम पे लिस्ट हो सकता है? उसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम बताती हैं हर एक आईपीओ का, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, वो उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम बता देती है। अब पहले समझ लेते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है कि आईपीओ की लिस्टिंग से पहले ही कई जगहों पे, जैसे डब्बा ट्रेडिंग होती है वो स्टॉक्स के बारे में होती है, यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, उसमें एप्लीकेशंस की सेल और परचेज की जाती है। उसकी निटिग्रिटी में, उसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली वो एक तरीके से एप्लीकेशन से पहले और अलॉटमेंट से भी पहले आपकी एप्लीकेशन परचेज कर ली जाती है कि भैया अगर आपकी अलॉटमेंट लग गई तो आप हमें सेल कर देंगे और हम ऑलरेडी एडवांस में उसके पैसे आपको दे रहे हैं। अब उसके अंदर क्या चीज होती है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो वहां पे डिसाइड हो जाता है कि अगर 200 रुपीज का कोई स्टॉक का आईपीओ आ रहा है और उसके ऊपर 100 रुपीज 150 रुपीज का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है, यानी मार्केट इस चीज को एंटिसिपेट कर रही है कि ये स्टॉक अनदर 100 और 150 रुपीज के प्रीमियम पे लिस्ट होगा, यानी 200 वाला स्टॉक 300 या 350 के आसपास लिस्ट होगा। तो आपको एक वहां पे एक आइडिया मिल जाता है कि भैया इस आईपीओ को तो मार्केट सपोर्ट कर रही है, यानी इसकी लिस्टिंग अच्छे भाव पे होने वाली है, यानी कि मार्केट मान रही है कि ये एक अच्छा आईपीओ है। तो बड़े सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है आपने, 3-4 वेबसाइट्स हैं, उनमें से किसी भी एक या दो वेबसाइट पे जाइए और वहां जाकर के देख लीजिए किसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा आ रहा है। जिस भी आईपीओ का 40-50% या उससे ज्यादा का ग्रे मार्केट प्रीमियम आ रहा हो, तो देयर इज अ सफिशिएंट मार्जिन कि वो अपनी अलॉटमेंट प्राइस से ऊपर ही लिस्ट होगा। 40-50% एक डिसेंट मार्जिन है। तो आपको एक पता लग गया कि भैया मैं कैसे ये जाकर के देख सकता हूं। इसमें कुछ फेमस वेबसाइट्स के नाम मैं आपको बता देता हूं, उनके लिंक भी आपको यहाँ पे अभी स्क्रीन पे भी दिख जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के आपको वहां पे भी वो लिंक डाल दिए जाएंगे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उन लिंक्स को एक्सेस करने का। डिस्क्लोजर के लिए मैं ये बता देता हूं कि इन वेबसाइट से हमारा कोई कॉन्टेक्ट या कुछ लेना देना, कुछ रिलेशनशिप नहीं है। ये जस्ट आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए मैं ये वेबसाइट्स के नाम आप लोगों को शेयर कर रहा हूं, और मैं खुद भी अपने एप्लीकेशन करने के टाइम पे इन आईपीओ को देखता हूं। तो एक है सबसे पुरानी जो वेबसाइट जो मैं जानता हूं, उसका नाम है चित्तौड़गढ़.com। दूसरी वेबसाइट है आईपीओ वॉच। तीसरी वेबसाइट है investorgain.com, IPO GMP.in, GMPtoday.com।
तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं दोस्तों जिनको आप जा करके चेक कर सकते हो और वहां पे आप सारे आईपीओस का ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हो। सबसे अच्छी बात क्या है कि इन वेबसाइट्स पे लगातार ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अपडेट होता रहता है। यानी आईपीओ के आने से पहले से लेकर के यहाँ पे जीएमपी आना शुरू हो जाएगा, इसको शॉर्ट में जीएमपी बोलते हैं। और वहां पे वो ग्रे मार्केट प्रीमियम जैसे जैसे आईपीओ की पहली डेट आती है, फर्स्ट डे, सेकंड डे, सपोज कीजिए तीसरे दिन लास्ट डे है तो थर्ड डे, तो वो प्रीमियम वो फ्लक्चुएट होता रहता है। इस दौरान अगर मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है तो अकॉर्डिंगली उसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ग्रे मार्केट प्रीमियम पे भी आता है। कि मान लीजिए कोई बड़ा अच्छा आईपीओ भी है लेकिन मार्केट में वर्टिकल क्रैश आ गया है तो ग्रे मार्केट प्रीमियम भी आपको रिड्यूस होता हुआ दिखाई देगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अगर आपने मान लीजिए पहले दिन अपनी एप्लीकेशन लगा दी, आईपीओ आपने अप्लाई कर दिया, तो फिर दूसरे दिन और तीसरे दिन आते आते आपको लगा कि यार आईपीओ तो अच्छा था लेकिन इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अब ड्रास्टिकली गिर गया है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो फिर आपको क्या करना है, आपको उन एप्लीकेशन को अपनी जाकर के एडिट करके कैंसिल भी कर सकते हो। आप वहां पे कैंसिल की ऑप्शन होती है, जो हमने आईपीओ ऑलरेडी लगा दिया तो आईपीओ क्लोज होने से पहले पहले हम एप्लीकेशन को जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो लगातार वॉच करते रहे। लगातार का मतलब ये है कि दिन में एक बार आपने चेक कर लिया और एप्लीकेशन क्लोज होने से पहले आखिरी दिन मॉर्निंग में भी एक बार चेक कर लिया कि भाई वहां पे ग्रे मार्केट प्रीमियम डिसेंट क्लोज हो रहा है आखिरी दिन भी, तो इसका मतलब यह है कि आपको अपनी उस एप्लीकेशन में बने रहना है जो आपने अलॉटमेंट के लिए आईपीओ में लगाई हुई है। तो ये बातें कुछ है दोस्तों जिसको आपको इन वेबसाइट्स पे जाके कॉन्टिन्यूसली ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहली स्ट्रेटेजी हमारी क्लियर हो गई कि सारे अच्छे आईपीओस के अंदर हमें लगाना है जिसके लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम की हमें हेल्प लेनी है और उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट है उनको देख लेना है। दूसरी स्ट्रेटेजी क्या हो गई, दूसरी स्ट्रेटेजी दोस्तों ये है कि हमारे को हर एडल्ट फैमिली मेंबर का एक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट खोल करके रखना है और हर फैमिली अकाउंट से अप्लाई करना है आईपीओ में। यानी उससे क्या होगा, अब देखिए आपके घर में मान लीजिए 3 एडल्ट मेंबर्स हैं, आप हो गए, आपकी वाइफ हो गई और सपोज कर लीजिए 4 हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, मदर फादर, तो आपके पास 4 जो है वो फैमिली अकाउंट हो गए। आप ही की फैमिली में मतलब 4 अलग अलग रिटेल कैटेगरी के अकाउंट हो गए। अब आपने क्या करना है, इन चारों अकाउंट से उस आईपीओ में अप्लाई करना है। अब आप क्या करेंगे, जब चारों अकाउंट से एक ही आईपीओ में आपकी एप्लीकेशन जारी होगी तो आपके ऑड्स ऑफ अलॉटमेंट जो है वो बढ़ जाएंगे। तो ऑड्स ऑफ अलॉटमेंट ही हमें लगातार बढ़ाते हुए चलना है। तो ये हमारी दूसरी स्ट्रेटजी होगी कि हर फैमिली अकाउंट से एक एक एप्लीकेशन जानी है। और पहली स्ट्रेटजी क्या थी कि हर अच्छे आईपीओ में लगाना है। तो अब आपको इन दोनों स्ट्रेटजीज को जब हम क्लब करेंगे तो यानी हर अच्छे आईपीओ में आपके हर फैमिली अकाउंट से एप्लीकेशन जा रही है तो आपके ऑड्स ऑफ अलॉटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये स्ट्रेटजी 2 जो है हमारी, इसका आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब हमारी तीसरी स्ट्रेटजी की बात करते हैं। अब तीसरी स्ट्रेटजी क्या है, वो भी हमारे ऑड्स को और फर्दर बढ़ाती है। वो कैसे होगा, अभी क्या हो रहा है कि लोग बहुत ज्यादा जानते नहीं है आईपीओस के बारे में, कुछ कुछ जानते हैं लेकिन बहुत सारे लोग पूरी बातें नहीं जानते या पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें नहीं मिल पाती। इसीलिए हमने कोशिश करी है सारी स्ट्रेटजीज को इस एक वीडियो में क्लब करें। अब ये तीसरी स्ट्रेटजी वही है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत लोगों को नहीं पता है इसके बारे में, या कभी कभी ही पता लगता है। वो ये स्ट्रेटजी है दोस्तों कि आपको ना सिर्फ रिटेल कैटेगरी जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी है उसमें लगाना है, बल्कि इसके अलावा 2 और पॉसिबल कैटेगरीज होती हैं जिनमें आपने एप्लीकेशन लगानी है। वो कौन कौन सी कैटेगरी है, मैं बात नहीं कर रहा एचएनआई या स्मॉल एचएनआई या उन कैटेगरीज की। अगर आपने रिटेल में लगाया है तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप किसी और कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन 2 ऐसी कैटेगरी हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। वो कौन कौन सी हैं, वो है एम्प्लॉइज कोटा और दूसरा है शेयर होल्डर्स कोटा। और उसके साथ आप जो अप्लाई कर रहे हो वो हो गया रिटेलर्स कोटा। तो रिटेल में आपकी एप्लीकेशन चली गई, आप इसके साथ में अगर किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या उसके ग्रुप कंपनी के एम्प्लॉय हो तो डीआरएचपी के अंदर जनरली ये मेंशन होता है, मैं डीआरएचपी के बारे में बताऊंगा, जो आईपीओ की टर्म्स होती हैं उसके अंदर मेंशन होता है कि कौन कौन सी कंपनीज जो है उस पर्टिकुलर ग्रुप की वो एलिजिबल है। जैसे अभी बजाज फाइनेंस के आईपीओ का ही एग्जांपल ले लेते हैं, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, तो उसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनके जो एम्प्लॉइज थे उनका एक एम्प्लॉइज कोटा था, बजाज हाउसिंग फाइनेंस के भी था, तो पूरे ग्रुप को वो लोग जनरली अलाउ करते हैं। इसी तरीके से एक टाटा का पीछे आईपीओ आया था तो वहां पे भी यही सेम स्थिति थी। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे अगर आप उस ग्रुप के एम्प्लॉय हो तो वहां पे भी इन एडिशन टू द रिटेलर एप्लीकेशन, मतलब आप रिटेलर कोटा में तो एप्लीकेशन कर ही रहे हो,
लेकिन साथ में आप एम्प्लॉय कोटा के अंदर भी अपनी एप्लीकेशन जो है वो लगा सकते हो। इसके साथ साथ अगर आपके पास इन ग्रुप कंपनीज के शेयर्स भी हैं तो आप शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई कर सकते हो, यानी रिटेलर कोटा में भी अप्लाई कर दिया आपने, एम्प्लॉय कोटा में भी आपने अप्लाई कर दिया। अगर आप एम्प्लॉय कोटा में क्वालिफाई करते हो तो ऑब्वियसली आप उस ग्रुप में अगर जॉब करते हो तभी आप उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और तीसरी कैटेगरी होगी शेयर होल्डर्स कोटा। तो सेकंड कैटेगरी जो एम्प्लॉय कोटा वाली है वो तो थोड़ी सी वो हो जाएगी पॉसिबिलिटी जिसकी कम होगी, जो लोग एम्प्लॉय होंगे उस ग्रुप के सिर्फ वही अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन बाकी जो दूसरी जो शेयर होल्डर कोटा वाली है उसके अंदर क्वालिफाई करना कई बार बहुत आसान होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी एनटीपीसी का हम सुन रहे हैं कि उसका आईपीओ आने वाला है, एनटीपीसी की ग्रीन एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है, विच विल बी फोकसिंग ओनली ऑन सोलर एसेट्स और उस तरह के पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो वहां पे क्या होगा, सोलर विंड और वो सब हो गया। तो वहां पे क्या होगा कि अगर आपके पास एनटीपीसी के शेयर्स हैं या खाली एक शेयर भी है उसका, तो आप उसके लिए अगर वो रिकॉर्ड डेट से, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रिकॉर्ड डेट से पहले आपका वो शेयर आपके पास होना चाहिए, तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंदर भी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो वहां पे भी आप एप्लीकेशन कर पाएंगे। अब आपको ये काम क्या करना है, आपको ये काम करना है सारे फैमिली अकाउंट्स में। तो और इस काम को करने का सबसे सही टाइम कब होता है, जब भी आपको कोई रूमर भी सुनाई दे कि भैया एनटीपीसी ग्रीन का आईपीओ आने वाला है, या बजाज ग्रुप का कोई आईपीओ आने वाला है, टाटा ग्रुप का कोई आईपीओ आने वाला है, रिलायंस ग्रुप का कोई आईपीओ आने वाला है, तो आपके अकाउंट में अगर सिर्फ एक एक शेयर भी होगा तो आप उस कोटा के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि आपने रिकॉर्ड रूमर पे ही वो बाय कर लिया। और एक शेयर में कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती नहीं है, आपकी एक अलॉटमेंट किसी भी आईपीओ में आई वो सफिशिएंटली आपकी उस एक शेयर की परचेज को कवर भी कर लेगी, और वो कोई आपका पैसा वेस्ट तो हो नहीं रहा, एक्सपेंस आउट तो हो नहीं रहा, वो एक शेयर भी आपके डीमैट में पड़ा ही रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल कैटेगरीज में इस तरीके से लगा सकते हो। बस इसके अंदर एक बात का बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना है कि अगर आपने रिटेलर कैटेगरी में अप्लाई किया है तो स्मॉल एचएनआई और बाकी जो कैटेगरीज वो वाली हैं उनमें आपने अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी, सारी की सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपने खाली रिटेल कैटेगरी में लगाना है, उसके साथ में अगर आप एम्प्लॉय कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं तो उसमें लगा सकते हैं साथ में, और तीसरी कैटेगरी जो मैंने बताई आपको शेयर होल्डर्स कोटा, इन तीनों में आप एक साथ लगा सकते हो। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, सारे फैमिली अकाउंट्स में इसको आप फॉलो कर सकते हो। एम्प्लॉय का सारे फैमिली अकाउंट में अगर आप वो होते भी हो तो वो शायद वहां पे आपको एलिजिबल खाली एक ही अकाउंट में अलाउ करेगा जो उस कंपनी में या ग्रुप में जॉब करते हैं। मान लीजिए आप ही जॉब करते हैं तो आप ही खाली क्वालिफाई हो पाएंगे, आपकी वाइफ और पेरेंट्स उसमें क्वालिफाई नहीं होंगे, लेकिन वो शेयर होल्डर कोटा में क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आपने कट ऑफ डेट से पहले एक एक शेयर भी परचेज कर लिया। तो दोस्तों जो मैंने अभी बोला था आपको कि डीआरएचपी के बारे में भी बात करेंगे, तो डीआरएचपी क्या होता है, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। जो कंपनी आईपीओ लेके आ रही होती है वो सेबी के पास डीआरएचपी को फाइल करती है, जिसमें सारी डिटेल्स दे रखी होती है, कंपनी के पास परफॉर्मेंस, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, वो सारी डिटेल होती है, डायरेक्टर्स, कंप्लायंसेस, बहुत सारी डिटेल उसके अंदर दे रखी होती है। तो वहां पे ये उन टर्म्स एंड कंडीशंस को भी मेंशन कर देते हैं कि शेयर होल्डर कोटा के अंदर कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, या एम्प्लॉय कोटा के अंदर क्या चीजें हैं, तो वो सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन हो रखी होती है। तो ये जो लेकिन मैंने ग्रे मार्केट प्रीमियम वाली आपको वेबसाइट बताई थी, आपको अगर ये कुछ स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी हैं तो वो भी इन वेबसाइट्स के ऊपर उस आईपीओ की डिटेल में आपको मिल जाएंगी। तो वहां पे जाकर के आपको जरूरत नहीं है इतने बड़े ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यानी कि डीआरएचपी को जाके पढ़ें। इन वेबसाइट्स जो ग्रे मार्केट प्रीमियम वाली मैंने अभी मेंशन की थी वहां पे जाकर के भी आप जो स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है वहां पे उनको आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों ये अभी तक जो हमने स्ट्रेटेजीज डिस्कस करी आईपीओ में अलॉटमेंट के बारे में, उसमें एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स और बाकी हैं, वो भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक आपको किस प्राइस पे आईपीओ को अप्लाई करना है। तो वहां पे ऑप्शन दे रखी होती है, एक तो प्राइस बैंड दे रखा होता है कि फॉर एग्जांपल आपको प्राइस दे रखा होगा 60 रुपीज से 70 रुपीज के बीच में आप अप्लाई कीजिए, या कोई भी रेंज दे रखी होगी
एक प्राइस बैंड की, उसके बीच में कीजिए। और दूसरा होता है कि आप कट ऑफ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। कट ऑफ जनरली जो होता है, जो भी आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होते हैं वो अपर बैंड पे, यानी जो हायर प्राइस होता है उस प्राइस रेंज का, उसी के ऊपर अलॉटमेंट दी जाती है। तो अगर आप कट ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको उसी प्राइस के ऊपर अलॉटमेंट मिल जाएगी। मान लीजिए आपने 65 रुपीज के ऊपर अपनी बिड कर दी, तो क्योंकि ओवर सब्सक्राइब हो गया और ज्यादातर लोगों ने 70 रुपीज पे बिड की हुई है, तो आपकी एप्लीकेशन वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए एडवाइजेबल है हमेशा कि आप प्राइस बिड सेलेक्ट करते टाइम कट ऑफ को वहां पे सेलेक्ट करें, ताकि आपकी जो बिड है वो मैक्सिमम अपर बैंड पे ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी, ताकि आपकी अलॉटमेंट का पूरा पूरा चांस वहां पे बना रहे। तो दोस्तों अब बात करेंगे एक आखिरी पॉइंट की कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो हर एप्लीकेशन में, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि एक एक लॉट ही लगाना सही है। एक एक लॉट से क्या होता है कि आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस जा रही हैं, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बड़ा हो जाता है। अगर आप छोटे निवेशक हैं तो आप एक एक लॉट अगर अप्लाई करेंगे तो एक एक लॉट में एक एक लॉट ही मिलने की प्रोबेबिलिटी रहती है। और जो ज्यादा एप्लीकेशन लगाते हैं, क्योंकि सेबी की कुछ इस तरह की गाइडलाइंस हैं कि जब भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो कंपनीज के लिए गाइडलाइन है कि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो उन कंपनीज को अलॉटमेंट इस तरीके से करनी है कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को अलॉटमेंट जाए। तो उसमें उनको क्या करना पड़ता है कि वो ज्यादातर लोगों को फिर एक एक लॉट ही अलॉट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए एक लॉट वाले को भी एक लॉट मिलेगा, दो लॉट वाले को भी एक लॉट मिलेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में रेशियो भी ऐसे डिसाइड की जाती है कि अगर ओवर सब्सक्राइब हुआ है तो एक लॉट अप्लाई करने वाले भी 5 लोगों में से एक को दिया, मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूं, और 2 लॉट वालों को भी एक मिलेगा, लेकिन वहां पे भी रेशियो वही है 5:1। तो वहां पे उस तरीके से चलेगा कि रेशियो अक्रॉस द बोर्ड सेम रहेगी, लेकिन अलॉट सबको एक एक ही लॉट होना है। तो इसलिए क्यों हमें ज्यादा पैसा वहां पे लगाना है, समझदारी इसी में है कि सिर्फ एक एक लॉट ही लगाए। और एक लॉट की जो वैल्यू होती है, अभी जो सेबी ने काफी टाइम से फिक्स की हुई है, वो 15,000 से नीचे का एप्लीकेशन साइज, 15 यानी 15,000 का से नीचे का जो एप्लीकेशन साइज रहेगा, तो कंपनी उस हिसाब से फिक्स करती है। 15,000 से ऊपर नहीं जा सकता, इससे नीचे हो सकता है 14,000, 40,500 या कुछ भी अमाउंट, जो भी उनके पर शेयर इनटू व्हाटएवर जो उनका लॉट साइज आएगा। तो बेस्ट यही है कि जितनी भी एप्लीकेशन हम लगा रहे हैं वो एक एक लॉट ही लगाएं, सिवाय के शेयर होल्डर कोटा या एम्प्लॉय कोटा के। अगर वहां पे कुछ आपको ज्यादा कोटा अवेलेबल हो रहा है एज पर द आईपीओ कंडीशंस, तो उनको ध्यान में रख करके आप एक एक लॉट ही लगा सकते हैं। अब लास्ट में बात करेंगे दोस्तों एसएमई आईपीओ की, क्योंकि एसएमई आईपीओज में क्या होता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होती, थोड़ी छोटी कंपनीज होती हैं, तो उनको भी प्लेटफॉर्म दिया हुआ है सेबी ने कि एनएसई बीएसई पर आकर के वो अपने आईपीओज को लॉन्च कर सकते हैं और वहां से पैसा रेज कर सकते हैं। इसमें जो मिनिमम एप्लीकेशन साइज होता है वो 1 लाख रुपीज का होता है, लेकिन आजकल जब मार्केट थोड़ा ओवरहीटेड होता है तो एसएमई आईपीओज थोड़े ज्यादा रिस्की हो जाते हैं। इसलिए एक चीज तो ध्यान रखें कि कोशिश करें कि एसएमई आईपीओज को बाद में जरा इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से सोच परख ले। अगर आप बाद में उसे बाय कर रहे हैं, यानी लिस्टिंग होने के बाद, और अगर आईपीओ में उसकी एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं, तो वहां पे भी सर्टेनली एक लॉट से ज्यादा ना लगाएं, ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करने के बाद लगाएं। और थोड़ा बहुत क्योंकि वहां पे कैपिटल आपकी ज्यादा लग रही है, आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने के बाद भी कंफर्ट भी आ रहा है, थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में रिसर्च जरूर कर ले। ये कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल ठीक ठाक है, बिजनेस में ग्रोथ ठीक ठाक है, तो वो सारी चीजें एक बार जरूर देख लें। वो सारी इंफॉर्मेशन भी आपको उन्हीं वेबसाइट्स पे मिल जाएगी जो जहां पे आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम की डिटेल्स मिलेगी। तो वहां पे आपको एक कैप्सूल इंफॉर्मेशन सारा आईपीओ के बारे में मिल सकता है, इन कंपनीज के बारे में भी, एसएमईज के बारे में भी। तो ये दोस्तों एक टोटल स्ट्रेटेजी हमने शेयर करी कि किस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हो कि आपके जो चांसेस है वो आईपीओ में अलॉटमेंट के ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि ये एक तरीके का क्या है, ये एक लॉटरी है, ये एक ड्रॉ है, ड्रॉ ऑफ लॉट्स है। तो जितने आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, और वो किस तरीके से बढ़ेगी, वो हमने सारी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर दी। उनको आप अगर कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे तो आपके अलॉटमेंट के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मल्टीपल अकाउंट्स अपने पूरे परिवार के खोल करके रखते हैं, और उनको कुछ ना कुछ अलॉटमेंट आती रहती है, और कुछ ना कुछ एक तरीके से ये पैसिव इनकम वो कमाते रहते हैं, और वो भी बहुत ही कम रिस्क के साथ। क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक बाजार में क्या भाव चल रहा है और वो सारी जानकारी उसको कैलकुलेट करके उसके बेस पे ही अप्लाई करते हैं।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये जानकारी सारी एक जगह पे इकट्ठा आपको शेयर करने की मैंने कोशिश करी है, ताकि आपके जो चांसेस हैं आईपीओ में अलॉटमेंट के बढ़े। और जैसे ही आपकी अलॉटमेंट आए तो एक गिफ्ट भेजना मुझे ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ करता हूँ वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे दोबारा फिर से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।